हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? पार्ट 1 देखा आप लोगों ने? इसका कैसा लगा? पसंद आया? चलिए, थैंक यू सो मच। तो आइए, आज हम देखने वाले हैं क्या, इसकी फिगर ऑफ स्पीच, जो कि है पार्ट सेकंड में हम फिगर ऑफ स्पीच, एमसीक्यू, ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, बताया था कि ये जो वर्क है ये कैसा है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है। एंड ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है ये मैंने उसी टाइम आपको बता दिया था। इसमें एक सिंगल स्पीकर होता है जो कि अपनी स्पीच को डिलीवर करता है, और यहाँ पर इनर थॉट को वो अपने ऑफन जो है प्राय वो क्या करता है, अपना जो इनर थॉट है उसे दिखाने की कोशिश करता है, और जो लिसनर है वो क्या करता है, रिमेन साइलेंट रहता है। उसके बाद अगर बात करें इन ड्रामेटिक मोनोलॉग्स की, तो इसमें क्या है, द एंटायर पोम इज ड्रामेटिक मोनोलॉग, इट लिटिल प्रॉफिट दैट एन आइडल किंग। अब यहाँ पर देखिए यूलिसिस क्या है, अपने थॉट्स को एड्रेस कर रहा है, ठीक, लोगों को बता रहा है, ऑडियंस को बता रहा है, ठीक, सभी लोगों को बता रहा है कि ये क्या है, मेरे लिए ये राजा के जैसे ये रहना बनना क्या है, बिल्कुल व्यर्थ जैसा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि पोम को ऑलरेडी मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप वहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 1 नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखिएगा, तभी आपको मजा आएगा। मेटाफर की अगर बात करें तो मेटाफर में क्या होता है, इसमें कंपैरिजन होता है बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट लाइक एंड एज का सो का यूज किए हुए, जैसे लाइफ पाइल्ड ऑन लाइफ वर ऑल टू लिटिल। यहाँ पर लाइफ का कंपेयर किससे है, टू अ पाइल, रिप्रेजेंटिंग क्या, क्वांटिटी को दिखाने के लिए क्या किया गया है, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए जो नॉलेज है उसको मेटाफोरिकली फेडिंग स्टार की तरह दिखाया गया है, एक एंडलेस स्टार, एक अनरीचेबल स्टार की तरह शो किया गया है। उसके बाद अगर बात करें थर्ड नंबर क्या है, सिमिली है। सिमिली क्या होता है, सिमिली में क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। सिमिली में क्या है, डायरेक्ट कंपैरिजन होता है, जैसे कि आप देखो, टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार। अब यहाँ पर जो लाइक आया हुआ है, तो ये जो लाइक वर्ड है ये क्या है, ये क्या है, कंपैरिजन है, ठीक, कंपैरिजन है, लेकिन लाइक वर्ड का यूज किया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो यहाँ पर आपका सिमिली फिगर ऑफ स्पीच हो जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है एलिट्रेशन, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा ईजी है। कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि बिगिनिंग में क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए एम का साउंड रिपीट हो रहा है, आप देख रहे हैं, मैच्ड है, ये देखिए मैच्ड, एंड ये देखिए मीट, तो ये सॉरी ये आई पे लग गया, तो एम, ये एम का क्या है, साउंड रिपीट हो रहा है, तो ये चीज आप देख रहे हो। एंड उसके बाद अगर हम आप बात करें तो यहाँ पर देखिए डी का साउंड भी रिपीट हो रहा है, ठीक, ये देखिए डी डी डी, ठीक। आगे बात करें, देखिए सोल्स दैट हैव टॉयल्ड एंड रोथ एंड थॉट विथ मी, यहाँ पर किसका, टी का और टी एच का साउंड रिपीट हो रहा है, ठीक है, टी का साउंड एंड टी एच का साउंड रिपीट हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे ये टी है एंड यहाँ पर देखिए टी एच है, इधर क्या है, टी एच है, तो ये साउंड क्या हो रहे हैं, आपस में रिपीट हो रहे हैं। इधर देखिए टी का साउंड रिपीट हो रहा है। तो ये आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच था, ये था एलिट्रेशन। नाउ अगर हम आगे बढ़े तो 5th नंबर पर हम देखते हैं पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स, यानी कि नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स को जब ह्यूमन क्वालिटीज दी जाती है तो वो आपका पर्सोनिफिकेशन होता है। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल नंबर 1 है दिस ग्रे स्पिरिट, ये यीनिंग इन डिजायर। अब यहाँ पर जो सोल है उसको क्या किया गया है, पर्सोनिफाई किया गया है एज यर्निंग, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, सोल का पर्सोनिफिकेशन किया गया है। एंड अगर आप ये देखो वेसल पफ्स हर सेल, यहाँ पे क्या है, शिप इज गिवन लाइफ, शिप को क्या किया गया है, लाइफ दी गई है, क्योंकि यहाँ वेसल पफ्स की बात की जा रही है, हर सेल की बात की जा रही है, यानी यहाँ पर इफ इट ब्रीथ्स की बात की जा रही है, तो ये क्या है, ये पर्सोनिफाई किया जा रहा है शिप को। यहाँ पर एक और लाइन थी जहाँ पर पर्सोनिफिकेशन यूज हुआ था, जो कि मैंने आपको उसी टाइम पर बता दिया था, ठीक, तो वो चीज आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, अगर बात करें सिंबलिज्म की, जो कि अगला फिगर ऑफ स्पीच हमारा है, सिंबलिज्म, उसको देख लेते हैं। यूजिंग सिंबल्स टू सिग्निफाई आइडियाज क्वालिटी बियॉन्ड लिटरेरी मीनिंग, यानी जो लिटरल मीनिंग होती है उससे अलग अगर हमें कुछ दिखाना होता है, बताना होता है, उसकी क्वालिटीज को, आइडियाज को दिखाना होता है, तो हम किसका, सिंबल्स का यूज करते हैं, जैसे कि टू सेल बियॉन्ड द सनसेट। अब यहाँ पर क्या सिंबलाइज किया जा रहा है, यहाँ पर सिंबलाइज किया जा रहा है, सिंबलाइज गोइंग बियॉन्ड डेथ
ऑन सीइंग न्यू एक्सपीरियंस, यानी कि वो क्या करना चाहते हैं, वो डेथ के बियॉन्ड जाकर एक न्यू एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, यानी द हाई हैप्पी आइलैंड्स को देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा था ना, या तो हम डूब जाएंगे या तो फिर हम नए अद्भुत हैप्पी आइलैंड पे पहुंच जाएंगे। तो वही वो कह रहे हैं, यहाँ पर क्या किया गया है, इसको सिम्बलाइज करने की कोशिश की गई है। अब मैथिकल पैराडाइज की बात की गई है, रिप्रेजेंटिंग हेवन या फिर आफ्टर लाइफ के बारे में बात की गई है यहाँ पर, कि जैसे मरने के बाद लोगों को हेवन प्राप्त होता है या फिर आफ्टर लाइफ की बात है, तो वहां पर यही दिखाया गया है कि या तो हम मर जाएंगे या तो फिर हम क्या कर जाएंगे, यहाँ पर पहुंच जाएंगे। आगे बात करते हैं रेपिटेशन की। तो रेपिटेशन फिगर ऑफ स्पीच भी यूज हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए रेपिटेशन बार बार है, टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस देने के लिए बार बार किसका यूज किया गया है, टू का यूज किया गया है। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं, अगला है इंजैममेंट। इंजैममेंट काफी ज्यादा यूज हुआ है यहाँ पर। इंजैममेंट का मतलब होता है कंटिन्यूएशन ऑफ अ सेंटेंस विदाउट अ पॉज, यानी कि बिना पॉज के जब सेंटेंस को कंटिन्यू किया जाता है तो क्या होता है, वो आपका इंजैममेंट होता है। जैसे कि ये वाली लाइन आप देखो, और भी लाइंस आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगी। यहाँ पर क्या होता है, आइडिया जो है वो फ्लो होता रहता है विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क या फिर विदाउट एनी पॉज। तो ये आपको कंटिन्यूएशन थॉट्स में देखने के लिए मिल जाता है। तो ये आप ऐसे थॉट्स को जो कंटिन्यूसली चल रहे हैं उन्हें क्या बोलते हैं, आप उन्हें बोलते हैं इंजैममेंट। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगली फिगर ऑफ स्पीच क्या है। अगला है आपका पैराडॉक्स। क्या है पैराडॉक्स? पैराडॉक्स क्या होता है कि स्टेटमेंट दैट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट कंटेन्स ट्रू, जो कि देखने में कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है। कैसी लगती है, कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है वो देखने में, लेकिन जब आप उसको पढ़ोगे तो वो आपको कैसी लगेगी, वो आपको ट्रू लगेगी, बिल्कुल सच लगेगी। ठीक है, तो ये चीज है। आगे देखते हैं, तो इसमें क्या लाइन है, वो बोलता है ना कि मेड वीक बाय टाइम एंड फेट बट स्ट्रॉन्ग बाय विल। अब ये क्या है, ये अपने आप में अपोजिट ही तो है कि एक तरफ आप वीक भी हो गए और आप दूसरी तरह स्ट्रॉन्ग भी हो, तो ये अपोजिट है ना, कंट्रास्ट है। लेकिन देखिए तो इसमें ट्रुथ है क्या, कि वो वीक तो शरीर से हुआ है ना, शरीर से वो वीक हो गया है, टाइम से एंड फेट से वीक हो गया है, लेकिन उसकी स्ट्रॉन्ग क्या है, उसकी जो विल है वो अभी भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। उसकी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। यानी वो फिजिकली वीक हो सकता है, एज का प्रभाव उसके ऊपर, उसके शरीर पर पड़ सकता है, लेकिन मेंटली क्या है, वो मेंटली अभी भी स्ट्रॉन्ग है और वो जीवन को क्या करना चाहता है, जीना चाहता है। आगे देखिए एपोस्ट्रोफी की बात करें तो एपोस्ट्रोफी में क्या होता है, जब किसी एब्सेंट पर्सन को या डेड पर्सन को डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है तो वो आपका एपोस्ट्रोफी होता है। जैसे यहाँ पर देखिए, कम माय फ्रेंड, इट्स नॉट टू लेट टू सीक अ न्यूअर वर्ड। यहाँ पर क्या किया गया है, यूलिसिस जो है वो अपने जो भी उसके साथी हैं, जो नाविक साथी हैं, उन्हें क्या कर रहा है, उन्हें डायरेक्टली एड्रेस कर रहा है। तो वो वहां पर एब्सेंट है नहीं, लेकिन वो उन्हें क्या कर रहा है, संबोधित कर रहा है। तो ये आपका कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया, ये हो गया एपोस्ट्रोफी। आगे अब आगे क्वेश्चंस की बात करते हैं। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट फेसेस बाय यूलिसिस इन द पोम। पोम में वो कौन सा मेन कॉन्फ्लिक्ट यूज करता है, वो यूज ये करता है कि कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज ड्यूटीज एंड पर्सनल डिजायर। अब देखिए जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्योंकि उसकी ड्यूटीज क्या है, वो इस समय किंग है तो उसकी ड्यूटी ये है, लेकिन उसकी पर्सनल डिजायर क्या है, एडवेंचर करना, वो लाइफ को जीना चाहता है। तो वो क्या कर रहा है, दोनों के बीच में फंसा हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट डज यूलिसिस मीन व्हेन ही सेज आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल दैट आई हैव मेट। अब इसके बारे में क्या है, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि हिज एक्सपीरियंस हैव शेप्ड हिज डिग्निटी। इसका मतलब क्या है, आई एम अ पार्ट ऑफ ऑल, मैं इन सब का पार्ट रहा हूँ, दैट आई हैव मेट, जिससे मैं अभी तक मिला हूँ। किन चीजों से, चाहे वो खुशियों भरे पल हो, चाहे कठिन परिस्थितियां हो, चाहे वो लोग हों, सरकारें हैं, वहाँ का कल्चर है, कुछ भी है जिनसे मैं अभी तक मिला हूँ, वो सब क्या है, मैं उन सभी का पार्ट रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, वो सारे एक्सपीरियंसेस ने मुझे क्या किया है, मुझे शेप किया है, मुझे एक आइडेंटिटी दी है, मुझे एक पहचान दी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, which line from the poem best reflect Ulysses enduring spirit of exploration। तो कौन सी लाइन है, ऑब्वियसली ये लाइन है जो कि बहुत फेवरेट है, टू स्टाइव, टू स्टीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड। यानी प्रयास करो, आगे बढ़ो, खोजो, फाइंड करो, लेकिन कभी भी थको मत, कभी भी रुको मत। 4th नंबर का क्वेश्चन है व्हाई डज यूलिसिस इंटरेस्ट द किंगडम ऑफ टेलीमेकस। ठीक, क्या रीजन रहता है,
क्योंकि वो कहता है कि टेलीमेकस इज बेटर सुटेड फॉर पेशेंट गवर्नर, यानी कि वो क्या कर सकता है, वो इसको क्या करता है, रूल कर सकता है, वो उसके अंदर पेशेंस है, उसका इंटरेस्ट है इसमें, तो वो बेटर सुटेड है इस किंगडम के लिए, वो काम करे वो ज़्यादा अच्छा है। व्हाट पोएटिक फॉर्म इज यूलिसिस रिटन इन, क्या वो किस पोएटिक फॉर्म में है, तो ऑब्वियसली किस में है, ब्लैंक वर्स में है। एंड ब्लैंक वर्स क्या होता है, अनराइम्ड आइएम्बिक पेंटामीटर होता है। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करवा रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेप्थ में बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा दिए, तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इलेबोरेट करने के लिए बचा नहीं है, इसीलिए फटाफट से इसको हम फिनिश कर रहे हैं। What does the metaphor to follow knowledge like a sinking star, यहाँ पर क्या यूज हुआ है, तो आप देखिए knowledge is unreachable always distant, यहाँ पर बात की गई है, ठीक, कैसे सिंकिंग स्टार की तरह है नॉलेज। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द टोन ऑफ द पोम, पोम की टोन कैसी है, उसकी टोन बहुत ही डिफिएंट एंड इंस्पायरेशनल है, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करती है। ऑब्वियसली मैं भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और आप लोगों से भी कहती हूँ कि इस पोम को अपनी फेवरेट पोम बनाइए और इससे इंस्पायर होकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। तो आगे बात करते हैं 8th नंबर क्वेश्चन की। क्वेश्चन है द लाइन डेथ क्लोजेस ऑल बट समथिंग एट द एंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लिटरेरी डिवाइस, तो ये क्या है, ये पैराडॉक्स है। ऑब्वियसली पैराडॉक्स में क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, लेकिन जो है यहाँ पर बात की जा रही है कि जो डेथ है, जो मृत्यु है, वो सब कुछ खत्म कर देती है, वहां पर सब कुछ बंद हो जाता है, लेकिन उससे पहले भी क्या है, उस एंड से पहले भी समथिंग कुछ है, उस एंड से पहले भी, यानी कि उसको लाइफ जीनी है, जब तक जीवन है उसका हर एक घूंट उसको जीना है, ठीक, तो यहाँ पर क्या है, पैराडॉक्स है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि विच क्लासिकल रेफरेंस इज नॉट मेड इन द पोम, कौन सा क्लासिकल रेफरेंस नहीं लिया गया है, एक्लीज, हेड्स, तो देखिए इसकी तो बात की ही गई है, ठीक, एंड ये भी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी नहीं है, हैप्पी आइल्स इज यूज्ड, हैप्पी आइल्स की का यूज किया गया है, ठीक, ये हैप्पी आइल्स का यूज किया गया है, लेकिन यहाँ पर किसका यूज नहीं किया गया है, एलियन फील्ड्स का यूज नहीं किया गया है, यानी कि जो एलियन फील्ड दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट है, इसका यूज नहीं किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है व्हाई इज द यूलिसिस डिससैटिस्फाइड विथ रूलिंग इथाका, वो इथाका को रूल करने में क्यों डिससैटिस्फाइड है, क्योंकि वो क्या फील करता है, ही फील्स स्टैग्नेंट एंड लॉन्ग्स फॉर एक्सप्लोरेशन, यानी कि वो अपने आप को स्टैग्नेंट, बिल्कुल रुका हुआ, आलसी, जैसे पानी रुक जाता है बिल्कुल उसी तरह से रुका हुआ सा महसूस करना चाहता है, और वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि वो लाइफ को एक्सप्लोर करते रहे, हमेशा एडवेंचर करते रहे, इसीलिए वो क्या है, अपने इस पोजीशन से डिससैटिस्फाइड है। अब यहाँ पर मेंस के आंसर के बारे में बात कर लेते हैं, ये आपका मेंस का क्वेश्चन है, हाउ डज टेनिसन पोर्ट्रे द कैरेक्टर ऑफ यूलिसिस इन द पोम, इस पोम में जो यूलिसिस का कैरेक्टर है उसको अल्फ्रेड नॉट टेनिसन ने कैसे पोर्ट्रे किया है, ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। आंसर देखिए, इन यूलिसिस टेनिसन पोर्ट्रेज यूलिसिस एज अ सिंबल ऑफ इटर्नल क्यूरियोसिटी, करेज एंड इनडोमिटेबल ह्यूमन स्पिरिट, यानी कि क्या है, उसको बहुत ही सिंबल के रूप में दिखाया है, किसके, कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है बहुत ज़्यादा, करेज है बहुत ज़्यादा, साहस है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर एक स्पिरिट है जो वो जीवन को जीना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, इसके सिंबल के रूप में उसने यूलिसिस को क्या किया है, पोर्ट्रे किया है। दो ही हैज रिटर्न टू इथाका एंड रिज्यूम्ड किनशिप ही फाइंड नो जॉय इन रूलिंग, क्या है, वो इथाका वापस आता है क्योंकि उसने ट्रॉय का क्या कहते हैं लड़ाई लड़ी है 10 साल, और 10 साल उसे रिटर्न होने में, यानी 20 साल के बाद जब वो अपने यहाँ पर वापस लौटता है और वो किंगशिप, उसे फिर से राजा की मतलब उसे वो राजा बनता है, किंगशिप होता है, उसके बावजूद भी वो क्या करता है, रूल करने में कोई भी जॉय, कोई भी खुशी महसूस नहीं करता है, ही फील्स डिसकनेक्टेड फ्रॉम हिज पीपल, वो अपने ही लोगों से, और जो डोमेस्टिक लाइफ है, जो गृहस्थ जीवन है, उससे बहुत ज्यादा कैसा डिसकनेक्टेड फील करता है, उसको लगता है मैं इन सारी चीजों के लिए नहीं बना हूँ। यूलिसिस लॉन्ग्स फॉर एडवेंचरस लाइफ ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग, मैं किन चीजों के लिए बना हूँ, जो यूलिसिस है वो एडवेंचरस लाइफ के लिए, इन चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, जानने के लिए, कुछ ना कुछ सीखते रहने के लिए बना है। उसको लगता है कि मैं बिल्कुल स्टैग्नेंट होकर लाइफ में एक जैसा जीवन नहीं जी सकता, जहाँ पर कुछ सीखने के लिए, कुछ एडवेंचर करने के लिए हो ही ना, मुझे जिंदगी में डिफिकल्टीज चाहिए, मुझे जिंदगी में एडवेंचर चाहिए, मैं उसके लिए
लिए बना हूँ। इवन इन ओल्ड एज, अपने ओल्ड एज में भी ही रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट अ पैसिव एक्सिस्टेंस, यानी कि राजा क्या है, एक पैसिव एक्सिस्टेंस की तरह वो राजा की उपाधि को देखता है और उसे लगता है कि मैं राजा हूँ तो मैं एक पैसिव एक्सिस्टेंस की तरह रूल कर रहा हूँ, मेरा कोई इतना इंपॉर्टेंट मतलब एक्टिव रोल नहीं है जितना कि मैं ट्रैवल में, एडवेंचर में अपना एक्टिव महसूस करता हूँ। तो वो चीज दिखाया गया है। एंड इंस्टेड इन डिजायरिंग टू सेल इनटू द अननोन इन सर्च ऑफ ग्रेटर मीनिंग, यानी वो क्या करना चाहता है, वो लास्ट में एक न्यूअर वर्ड को सर्च करना चाहता है, वहां पे देखना चाहता है, वहां की परिस्थितियों को देखना चाहता है, जो कठिनाइयां उन्हें महसूस करना चाहता है, लेकिन वो रुकना नहीं चाहता है। टेनिसन यूजेस यूलिसिस टू रिप्रेजेंट दोज हु बिलीव दैट लाइफ शुड बी लिव्ड फुली विद पर्पस एंड इंटेंसिटी व्हाइल द वेरी एंड, यानी कि जो यूलिसिस है, टेनिसन ने यूज किया है कैसे, यूलिसिस को दिखाने के लिए, ये रिप्रेजेंट करने के लिए उन लोगों के लिए जो ये विश्वास करते हैं कि जो लाइफ है वो पूरी फुल ऑफ पर्पस होनी चाहिए, फुल ऑफ इंटेंसिटी होनी चाहिए लाइफ में, जो जब तक लाइफ खत्म ना हो जाए तब तक कुछ ना कुछ लाइफ में करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए, लाइफ का कोई पर्पस, कोई उद्देश्य होना चाहिए। ऐसे लोगों की सोच को, ऐसे लोगों के बिलीफ को दिखाने के लिए उन्होंने यूलिसिस का जो कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट किया है। आगे देखिए, दो ड्रामेटिक मोनोलॉग। The people highlights his heroic determination। इस ड्रामेटिक मोनोलॉग के माध्यम से उन्होंने क्या क्या है, उसकी जो हीरोइक डीड्स हैं, जो हीरोइक डिटर्मिनेशन है उसको प्रेजेंट करने की कोशिश की है। और इस लाइन के थ्रू स्पेशली टू कीप सर्विंग, सीकिंग एंड नेवर यील्डिंग, यानी कि वो प्रयास करेगा, आगे बढ़ेगा, थकेगा लेकिन रुकेगा कभी भी नहीं। यूलिसिस बिकम एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एम्बिशन, रेस्टलेसनेस एंड टाइमलेस ह्यूमन क्वेस्ट ऑफ पर्पस, यानी कि उसे लाइफ में क्या है, उसका लाइफ में कोई उद्देश्य है, पर्पस है, वो लाइफ में बस यूं ही नहीं रहना चाहता, वो हमेशा उसके अंदर एम्बिशन है, वो बिल्कुल थके आगे बढ़ना चाहता है। उसके लिए जो टाइम है वो कोई भी बाउंड नहीं है, कोई भी बाधा नहीं है, ओल्ड एज उसके लिए बाधा नहीं है, बस वो जीवन में क्या करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। तो ये था ऑल अबाउट आपका यूलिसिस के बारे में। यूलिसिस का पार्ट 1 बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, एक बार जाकर पढ़िएगा, आपको मजा आ जाएगी। एंड पार्ट 2 ये है, ये मैं डाल दूंगी आपको। एंड जो लोग उसमें देखना चाहते हैं मैराथन्स में, यानी कि पूरा का पूरा एक में देखना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी वीडियो कंबाइन करके मिल जाएगी। तो ये आपको मैंने यहाँ पर MCQ क्वेश्चन दिए हैं, मेंस का एक क्वेश्चन दे दिया है कि आपको कैसे लिखना है, एंड आपको फिगर ऑफ स्पीच भी बता दी है। तो मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी छोड़ा है। अगर आपको ये वीडियोज अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एंड आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज और बताइएगा, क्या इस पोम ने आपको भी मोटिवेट किया है? तो थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।